5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हट गई थी। उसके बाद बहुत कुछ हुआ और आखिर में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, फिर नई सरकार बनी और आज बहुत देर बाद धारा 370 और 35 ए का एक बैनर देखने को मिला जम्मू कश्मीर यूटी असेंबली के हाउस में। ये लगभग ऐसा ही था जैसे कोई आदमी इस दुनिया से चला जाता है और फिर उसकी तस्वीर कभी दिखाई देती है। इसके ऊपर हंगामा भी हुआ और ऐसा हंगामा हुआ कि पहले हाउस एडजर्न हुआ, फिर वापस आया, फिर हंगामा हुआ। आखिर बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद, जो कभी हाउस में बहुत ज़्यादा धमाल मचाया करते थे, उनके भाई खुर्शीद अहमद शेख ने भी आज वैसा ही किया और वो एक बैनर लेके आ गए कि 370 और 35 से वापस आए। हाउस के बाहर जितनी भी जनता है जम्मू कश्मीर की, सबको पता है कि ये जो हाउस के अंदर हो रहा है ये असलियत नहीं है। तो आखिर किसको दिखाने के लिए क्या किया जा रहा है, ज़रा इस पे बात करते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, तीनों का तजुर्बा जम्मू कश्मीर को लेकर और सियासत को लेकर बहुत लंबा है। जम्मू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा जी। दिल्ली से मेरे साथ विकास शेखर शर्मा जी हैं, डायरेक्टर हैं TNR के, लंबे समय से सियासत को समझते हैं। और कश्मीर से सीनियर कंसल्टिंग एडिटर द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के और एक वेटरन जर्नलिस्ट, पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ रखने वाले अहमद अली फयाज साहब। तो पहले चलते हैं कश्मीर ही, क्योंकि सारा कुछ ये वहीं हुआ है। फयाज साहब, ये जो आज हुआ ये कल से भी एक स्टेप आगे था और उसके बाद फिर PDP के मेंबर भी रेजोल्यूशन लेके आ गए कि 370 और 35 से जो है वो बहाल किया जाए। आखिर ये सब कुछ जो असेंबली में आज हुआ, आप कैसे देखते हैं इसको? और थोड़ा, आप वहीं बैठे भी थे, आप विटनेस भी हैं, थोड़ा सा बताइए ये सारा कुछ हुआ क्या? इसमें कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ है जी। जब से ये रेजोल्यूशन आया है जी 370 के बारे में और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के बारे में जी। तो उसी वक्त से इस पे मतलब जो MLAs हैं, हाउस के जो मेंबर्स हैं जी। वो पोलराइज हो गए। इसमें जैसे कि हम लगातार बताते जा रहे हैं कि 28 MLAs जी जो इस हाउस में 88 MLAs हैं टोटल, बिल्कुल, जिसमें से 28 MLAs जो हैं वो बीजेपी के हैं जी और सभी के सभी जम्मू से हैं जी। वो एक साइड पे हैं और दूसरे साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो इनका इत्तेहाद है, इसके साथ मोहम्मद यूसुफ तारिकामी, इनके साथ वो आम आदमी पार्टी वाला MLA भी है और इंडिपेंडेंट्स भी कई लोग हैं, कांग्रेस है, ये हैं। अब इसमें कुछ मतलब जो कश्मीर वादी से ताल्लुक़ रखते हैं अपोजिशन पार्टीज, जिसमें PDP है, इनके 3 लोग हैं। सजाद लोन एक है अपनी पार्टी की तरफ से अकेला जो मुंतखब हुआ है, और इंजीनियर रशीद का भाई खुर्शीद शेख जी, और एक इंडिपेंडेंट MLA जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ करता था, वो शोपियान से है, शबीर अहमद कुले। तो इनमें से 4 लोगों ने, यानी कि सजाद लोन की तरफ से ही आया था आज रेजोल्यूशन, जिसमें मुकम्मल तौर पे कंडम किया गया था, इट्स सॉट कंडमनेशन कि इसको मजम्मत करनी चाहिए जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है और जो स्टेटहुड वापस लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक तरफा फैसला था, गैर कानूनी, गैर आईनी और ज़बरदस्ती पे मुश्तमिल। वो उन्होंने अपने इस एक रेजोल्यूशन में लिखा है। तो आज उन्होंने वो सबमिट किया था, जिसपे साइन्स मैंने देखे और भी 4 MLAs के। ठीक, सजाद लोन के साथ जो उन्होंने इसको सपोर्ट किया है वो एक मीर मोहम्मद फयाज हैं जो PDP के MLA हैं कुपवारा से, दूसरे वहीद परा जो PDP के MLA हैं पुलवामा से, तीसरे इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद, और चौथे शबीर अहमद कुले जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है शोपियान से। तो इन 5 लोगों का रेजोल्यूशन था और इनमें से इंजीनियर रशीद के भाई ने वो बैनर निकाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें लिखा था कि 370 को वापस करना चाहिए, स्टेटहुड को वापस करना। हाँ, वाहिद परा के भी साइन है, PDP के जो MLA। मैंने बता दिया शायद वो जी। हाँ, अब फैज साहब आगे बढ़िए। हाँ, मैंने बता दिया। शबीर अहमद कुलेब, वहीदुर रहमान परा, मीर मोहम्मद फयाज, शेख
खुर्शीद और सजाद लोन ने ही ये मूव किया था। ठीक। तो इन्होंने अब इसमें बहुत सारे लोग ये देख रहे थे पीडीपी के बारे में, तो अंदाजा था ही कि या तो ये खामोश रहेंगे या ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का साथ दे देंगे, लेकिन इसमें सजाद लोन और इंजीनियर रशीद का भाई जो शेख खुर्शीद है, इनके बारे में लोग देखना चाहते थे ये कौन सा साइड ले लेंगे। तो इन्होंने अल्टीमेटली बीजेपी के मुखालिफ साइड लिया है, जो कश्मीर का मतलब ये जिसको बता रहे हैं ये वादी कश्मीर का एस्पिरेशन है, तो वो उस साइड के साथ रहे और ज़्यादा हंगामा उन्हीं की तरफ से हुआ। उन्होंने बैनर वहाँ पे लहराया जिसमें आपने देखा होगा सीन्स, जिसमें बिल्कुल देखा, बीजेपी के लोग इंजीनियर रशीद के भाई से शेख खुर्शीद से वो बैनर छीनने की कोशिश कर रहे हैं और सजाद लोन खासतौर से उसको वो बचाने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर के हंगामा हुआ दोनों तरफ से, फिर नारे लगे, बीजेपी ने नारे लगाए, दूसरी साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग और ये जो मैंने बता दिया कि कश्मीर वाले अपोजिशन के लोग, इन सब लोगों ने 370 के हक में नारे लगाए और बीजेपी ने मतलब उसके खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा हम ये होने नहीं देंगे, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है वगैरह। स्पीकर पे भी बाज़ इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, आज कल भी लगाए थे उन्होंने। तो कई एडजॉर्नमेंट्स वहाँ पे करना पड़ी और जब कम्प्लीटली अनरूली सिचुएशन वहाँ पे रही तो उसके बाद स्पीकर ने बार बार उनको कहा कि मुझे वो करने के लिए मजबूर ना करें जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मार्शल्स को हुक्म दिया कि जो लोग अमन यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं, जो मतलब इसके खिलाफ मतलब बेंचेस पे खड़ा है और इसके खिलाफ वहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको शोर कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से निकाला जाए। उसके बाद उन्होंने 4-5 लोग जो बीजेपी के एमएलएज हैं उन्होंने उनको वहाँ से बाहर निकाला, जिसमें से 2-3 के बारे में हमें पता चला है कि वो मामूली तौर पर जख्मी भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ विकास जी आपसे क्या साहब, क्या शेख खुर्शीद को बाहर किया गया था? पास कि आज जो सब कुछ असेंबली के अंदर हुआ वो हम सब ने देखा, हम सब उसके गवाह हैं, चाहे फिजिकली फयाज साहब वहां मौजूद थे, हमने भी वो शॉट्स के जरिए देखा। 2024 लोकसभा चुनावों में यही पीपल कॉन्फ्रेंस, यही एआईपी, यही एनसी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। फिर हमने देखा असेंबली चुनावों में एक दूसरे पर बयानबाजी हुई, किसी ने बीजेपी की बी टीम एक को बताया, किसी ने दूसरे को बताया, किसी ने कहा वो सेंटर से क्लोज है, किसी ने कहा वो। मगर आज जो हाउस के अंदर हुआ 370 का बैनर लाकर, क्या ये एक शेमफुल एक्ट है कि ऐसा होना चाहिए था कि बैनर लाने से क्या होगा? आपको क्या लगता है सारा कुछ देखकर? विकास जी। दीपक, कोई कुछ भी कहे, मेरे नज़दीक ये बहुत ही बचकाना हरकत थी और जिन लोगों ने भी ये प्लान किया उनको पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना था। एनसी ने कल रेजोल्यूशन लाया था, उसकी वर्डिंग काफ़ी सही थी। रेजोल्यूशन लाना आपका राइट था, उस पर डिबेट नहीं हो पाई, आगे चल के वो भी होती, डिबेट भी आपका राइट है, लेकिन आप चुने गए नुमाइंदे हैं पब्लिक के, तो आपको आपसे एक अच्छे बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन थी। हर कोई जानता है कि जब 370 की और 35A की बात की जाती है, दोनों रीजन से डिफरेंट आवाजें आती नहीं, गूंजती हैं। तो जब ऐसा माहौल बनाने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार थे, ये एक षड्यंत्र था हाउस को नहीं चलने देने का और किसी ना किसी तरह एनसी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का। बीजेपी का जो सुनील शर्मा ने शुरू किया, उनका ये बनता था, क्योंकि कल ये जिस तरह से रेजोल्यूशन लाई गई शायद उनका बोलना बनता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया ये आदमी वेल पे कूद जाता है। उसके बाद जो रकस हुआ उसमें कोई भी सही नहीं था, ना ही बीजेपी और ना ही सामने वाले। हाउस में ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 दिन के लिए हाउस लगा है और काफी मुश्किल से आपको ये असेंबली मिली है और इस असेंबली में भी अभी सेमीफाइनल पे है। आप स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, तो ये आप क्या दर्शा रहे हैं? आपको इसका मतलब स्टेटहुड नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप बच्चों की तरह ऐसे हरकतें करेंगे तो मुझे नहीं लगता स्टेटहुड कहीं मिलेगी और आप अपने ही उस चीज को कहीं ना कहीं दूर ले जा रहे हैं। हाँ, इसके आगे बात करते हैं, लेकिन दीपक ये बहुत दुख वाली घटना थी, ये देखकर अच्छा नहीं लगा। मेरा सीधा साफ सवाल, जैसा फयाज साहब ने शुरू किया कि हाउस के अंदर पोलराइज हो गया, पहले चुनावों में ऐसे लग रहा था कि जम्मू और कश्मीर के बीच में पोलराइज हुआ, चाहे बीजेपी को वोट ज्यादा परसेंटेज में पड़ा है मगर सरकार एनसी ने बनाई, सीट्स उनकी ज्यादा थी, मगर बात पोलराइजेशन की हुई। आज फयाज साहब ने कहा कि हाउस के अंदर भी पोलराइज दिखा, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ सभी पार्टियां एक साथ। क्या कैसे देखते हैं आप पवन जी, और आने वाला समय इस तरह की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सभी पार्टियां एक साइड थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के
दो विधायक जो बाहर आए, तनवीर सादिक और बिलाल लोन, उन्होंने कहा कि हमने कल रेजोल्यूशन ला दिया था। बीजेपी ने विरोध कल भी किया, आज भी करना था, वो जाहिर सी बात है कि वो करेंगे। लेकिन पीडीपी और एआईपी, इन लोगों को तख्तियां लेकर बीच में आके बवाल करने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं रिफ्ट उधर भी है, क्योंकि एनसी को भी पता है कि जो बवाल होना था कल हो गया, आज भी बीजेपी विरोध करेगी, और सुबह आते ही सुनील ने वही किया। लेकिन उसके बाद इस माहौल को खत्म करना, पूरा दिन वेस्ट करना, स्पीकर से लेकर तमाम जितने लोग जहां बैठे थे उन लोगों को एक नई मुसीबत में डाल देना कि एमएलए को बाहर निकाला गया, धक्के मार के जिस तरीके से निकाला गया, किसी को अगर गंभीर चोट आ जाती, मतलब वो स्थिति कैसे पैदा हो गई? वो पैदा हो गई 3-4 लोगों से। वो जो एक तख्ती लेकर बीच में आ गए साहब, 2-3 लोग उनकी सपोर्ट में आ गए। जब एनसी के खुद जो एमएलए है वो खफा है, कहते यार ये कौन सा तरीका है? कल हमने रेजोल्यूशन लाया, पास हो गया, बीजेपी ने कल विरोध किया, जाहिर सी बात है आज भी विरोध होना था। विरोध होना था बहुत तरीके से, लेकिन ये विरोध हुआ जब उनके लोग आए तो फिर ये उग्र प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद वहां पर माहौल खराब हो गया। मेरा जो तर्क ये है कि ठीक है, आपने रेजोल्यूशन लाया, आपने लोगों से वादा किया था कि हम धारा 370 का जो मुद्दा है वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपने रेजोल्यूशन लाया बड़े तरीके से, इन ऐसी लाइंस को बीच में डालकर कि सभी को लगे कि हमने स्पेशल स्टेटस की मांग की है, वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं उनके साथ। लेकिन ये मामला कल जब हाउस के अंदर प्रदर्शन हुआ, इतना ज्यादा प्रदर्शन हुआ तो पूरा दिन निकल गया। आज जब बीजेपी ने विरोध करना था, हमने कल भी डिस्कस किया था कि विरोध होगा, लेकिन उस विरोध के बाद चिंगारी तब भड़की जब सजाद लोन या दूसरे जो उनके सपोर्टर थे वो जब एक तख्ती लेकर बीच में आ गए, उसके बाद माहौल ज्यादा खराब हो गया। तो इसका विरोध तो स्कीना इटू ने भी किया, बिलाल लोन ने भी किया, तनवीर सादिक ने भी किया। हालांकि जो सरकार के अंदर मंत्री हैं सतीश शर्मा, उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया कि ये आज का जो था वो ठीक नहीं था। हालांकि उन्होंने दूसरे तरीके से ये भी कहा कि बीजेपी के लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है। हम उस मुद्दे को अगर एक साइड पे छोड़ के आज की बात करें तो आज का मुद्दा यही था कि ये पूरा माहौल खराब करने की कोशिश थी, क्योंकि अब कल का दिन बचा है तो एक दिन और वेस्ट करवाने की तैयारी थी। आज का तो हो ही गया, तो कल का भी। फयाज साहब के पास चलता हूं। फयाज साहब, आपका ही बयान, आपने ही स्टेटमेंट में आपने कहा कि पोलराइज। आपसे एक मैं बहुत स्ट्रेट सवाल पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो बीजेपी है जो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रही है, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तीसरा ग्रुप ये जो थर्ड फ्रंट बन गया है पीडीपी प्लस एआईपी प्लस पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्या ये बताना चाह रहा है ये नया ग्रुप कि कश्मीर के सबसे ज्यादा हिमायती हम ही हैं वो लोग जो चाहते हैं कि 370 वापस आए, हम ही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आए? तो क्या ये थर्ड फ्रंट खड़ा हो गया जो एनसी के भी खिलाफ है और बीजेपी की? मतलब इसमें एक कंपटीशन है जी। ये जो ग्रुप्स हैं ये compete करना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बिल्कुल। जो जिसको ये सो कॉल्ड कश्मीर एस्पिरेशन बोलते हैं। जी। इसमें ये लोग कश्मीर के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये इसमें कंप्रोमाइज्ड है, ये दिखावा के लिए कर रही है ये रेजोल्यूशन। असल में आपको बचाने के लिए और आपके एस्पिरेशंस के मुहाफिज हम लोग हैं। मतलब ये जो लोग जिन्होंने आज वो रेजोल्यूशन वहां पे लाया था दोबारा, बिल्कुल तीसरी बार, क्योंकि इससे पहले वहीद परा ने भी लाया था, तो उसके बाद सरकार ने भी लाया, जो सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लाया, तो अब ये इनका तीसरा था। लेकिन ये सारा हंगामा जो है ये बड़ी हद तक इसलिए है कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें वही हो रहा है जो हमें खदशा था पहले से ही, जब से इंजीनियर रशीद को लाया गया था लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। एक कंपेटिटिव सेपरेटिज्म का एक माहौल जो बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई, और जिसको कुछ लोगों ने कंटेस्ट किया। फिर ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि कश्मीर के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर लिया। अदरवाइज अगर वो इस जानिब जाते और इस असेंबली वाले इलेक्शन में आप मान लीजिए कि अगर वो यहाँ से 10-15 सीट्स यहाँ से जीत लेते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज असेंबली में ये क्या 370 लाने का 370 लाने का आज वहाँ पे जिक्र नहीं होता। वहाँ पे आज़ादी का, रायशुमारी का, पाकिस्तान का जिक्र होता है। बिल्कुल सही कहा। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि कश्मीर के लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर लिया है, और इसके बाद अब ये लोग बड़ी हद तक महरूम हो गए हैं। जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो छीन ली है। पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, मैं इनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, ये एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि 1983 के बाद पहली बार
विद इन मेन स्ट्रीम पैरामीटर्स कश्मीर के लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक सरकार के साथ और अपना वो हक मांग रहे हैं जो उनके मुताबिक जायज़ है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक भी जायज़ है, बीजेपी के मुताबिक नाजायज़ और गैर कानूनी और गैर आईनी भी है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक पार्लियामेंट को हतमी इख्तियार पार्लियामेंट का है जो उन्होंने 370 को हटा दिया है। इस पे बहस हो सकती है, लेकिन ये बात सही है कि जो रक़्स वहाँ पे हो रहा है, जो पेंडेमोनियम वहाँ पे हो रहा है, इसमें किसी न किसी तरह से कश्मीर का वो सेंटिमेंट जिंदा रह जाता है जो किसी न किसी दिन फिर अलहदगी की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये बहुत ही सही बात और बहुत ही एक थिन लाइन जो है एक ड्रॉ होती है। विकास जी, आपसे बात करूंगा कि अगर जिस तरह से फयाज साहब बोल रहे हैं कि अगर जमात के लोग, इंजीनियर रशीद की पार्टी, पीपल कॉन्फ्रेंस, ये लोग ज्यादा तादाद में जीत के आए होते तो आप खुद सोचिए कि असेंबली के अंदर हालात क्या होते। मगर हम क्या एक चीज मान के चलें कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, बीजेपी ऑपोजिशन है और एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो गया है कश्मीर के कुछ विधायकों का, जिसमें पीडीपी प्लस एआईपी प्लस पीसी है, जो इस समय वो बात कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है और वापस कश्मीर को उस ओर लेकर जा रहे हैं कि एक नई चिंगारी फिर फूंकी जाए। दीपक, फयाज साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। ये वो लोग हैं जिनको इनके अपने लोगों ने ही रिजेक्ट कर दिया और इनका जो एजेंडा था, और अगर ये भारी मत में जीत कर आए होते तो बिल्कुल फयाज साहब ने सही फरमाया कि ये असेंबली किसी और तरीके से चलती। आज एनसी के एमएलए हैं सलमान सागर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि परसों जो हुआ या कल जो हुआ वो पॉलिटिकल एजेंडा था, अब काम करना है सोशल एजेंडे का। जिन लोगों के लिए जीत कर आए हो, जिसके लिए असेंबली का गठन हुआ है, उस पर काम किया जाए। रेजोल्यूशन की बात थी, वो कल उन्होंने पास कर दी थी और वो आगे उस पर होता रहेगा काम। लेकिन ये जो आज दंगे हुए, ये कहीं ना कहीं इस सियासत को भड़काने की तरफ है। और मैंने उस वक्त उमर अब्दुल्ला का चेहरा देखा, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, वो एक सेंट की तरह साइड पे बैठे देख रहे थे ये हो क्या रहा है। शायद उनको भी मालूम है अगर इस तरह असेंबली चली तो फिर जो वो चाह रहे हैं, जो सेंटर चाह रहा है, वो नहीं होगा और कई एक बहुत बड़ी चीज से जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम कर दिया जाएगा। ऐसा कोई नहीं चाहता हो। ये सरकार बड़े नपे तुले स्टेप्स लेकर चल रही है दीपक। उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला का मैं कोई फैन नहीं, लेकिन इस बार जिस तरह से वो चल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इस पे सेंटर के साथ डेलिब्रेशंस और टॉक्स हुई हैं क्या पहले, लेकिन बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मजे हुए तरीके से वो चल रहे हैं। इसको जो भी कोई डीरेल करने का कोशिश करेगा, मुझे नहीं लगता आम जनता उसका साथ देगी। फयाज साहब ने एक बात की, कश्मीर में एक सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट है, उसको भड़काने के लिए चीजें की जाती है, पर मुझे लगता है लोग अब उससे लोग उसके बियॉन्ड जा चुके हैं दीपक। हर किसी को जॉब्स चाहिए, हर किसी को डेवलपमेंट चाहिए। महंगाई के जमाने में लोग डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे और इनको नकार देंगे। इनको अब इस वक्त उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो बीजेपी के सीनियर एमएलएस को फोन करके शाम को चाय पे बुलाएं और अपने सीनियर एमएलएस के साथ बैठ के एक सीरियस डिस्कशन करें। दिस इज नॉट हाउ वी वांट टू रन द हाउस। हाँ, तो हो सकता है उनको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा दीपक, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। मे बी एक ऑल पार्टी I'll say one sentence दीपक। Your right to swing your arms and where other fellows nose begin। आप करिए, आपका हक है, मतलब डेमोक्रेसी में आपको किस चीज पे राय नहीं बनती, आप उसके खिलाफ बात करिए, लेकिन जब दूसरे आदमी का नाक शुरू हो जाता है उससे पहले थम जाइए। तो बीजेपी को उकसाइए मत। आप अपनी बाजुएं उतनी ही फैलाइए ताकि किसी दूसरे को वो टच ना हो और उसको हर्ट ना करे। पवन जी, आपसे यही सवाल लूंगा, फिर एक ब्रीफ में तीनों से सवाल हो रहेगा। पवन जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब ऑलमोस्ट ये साफ हो चुका है, जम्मू कश्मीर में 3 ग्रुप्स बन गए हैं। एक सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कुछ इंडिपेंडेंट्स, दूसरी ओर है हमारी बीजेपी का एक बड़ा ऑपोजिशन जो जम्मू से रिप्रेजेंट होता है, और तीसरा एक नया थर्ड फ्रंट शुरू हो गया, नया बन गया, ऑलमोस्ट साफ हो गया कि पीडीपी प्लस एआईपी प्लस पीसी प्लस 1-2 और विधायक। तो ये जो थर्ड फ्रंट है, क्या ये जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में एक नई चिंगारी दोबारा फूंक सकता है, वापस कश्मीर के हालातों को खराब करने की कोशिश कर रहा है? इनका टारगेट बीजेपी है या एनसी सरकार है? देखिए, आपका जो सवाल था उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो इनका टारगेट सरकार है, बीजेपी कतई नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो ऑपोजिशन में है, वो तो ऑपोजिशन करेगी। लेकिन एक सवाल आप बीच में मिस कर गए कि वेयर इज कांग्रेस।
नहीं, कांग्रेस तो एनसी के साथ है ना, वो तो सरकार का हिस्सा है हिस्सा, अच्छी बात है। हाँ। है तो हिस्सा, जी। लेकिन कल और आज कांग्रेस के 6 विधायक वहां थे, उनकी जो वहां पर कार्यशैली, जहां उनका कोई काम ऐसा किया गया, किसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, कोई ऐसा बयान उन्होंने दिया। देखिए बाबू जी, मुझे लगता है कांग्रेस इस समय म्यूट मोड पर है, म्यूट मोड वो पर ऐसे है। म्यूट मोड पर है और कि वो सरकार इसलिए बनने से आज तक कहीं कुछ नहीं बोल और रही। वो इसलिए म्यूट मोड पर है कि एआईपी, सजाद लोन, 3 पीडीपी के, 1-2 आप और लगा सकते हो, ये एक जो फ्रंट है, ये फ्रंट बनने की तैयारी में है, ताकि हम सरकार के ऊपर दबाव डालें। वो बीजेपी के ऊपर नहीं आ रहे डायरेक्ट, वो सीधा आ रहे हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार का जो रेजुलेशन था वो कल का खत्म हो चुका है। आज इस चीज को चिंगारी देने का मतलब था, अगर उमर अब्दुल्ला के आपने फोटो देखे हो, वीडियो देखे हो, एक फोटो मेरे पास भी उसका है, वो उस समय हंस भी रहे हैं, लेकिन चेहरे पे हंसी नहीं दिखाई दे रही, चेहरे पे ये दिखाई दे रहा है कि ये कौन सी नई मुसीबत आ गई जब सब कुछ खत्म हो चुका था। आज फिर इसके ऊपर बवाल और धक्का मुक्की शुरू और लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू। तो कहीं ना कहीं जो आप फ्रंट कह रहे हो, वो फ्रंट बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो मौजूदा सरकार के खिलाफ फ्रंट है। चलिए, अब तीनों से एक एक सवाल लूंगा बहुत शॉर्ट में, फ्यूचर को लेकर। फयाज साहब, सबसे पहले आपको, कल आखिरी दिन है असेंबली का, कल क्या होगा, आपको क्या लगता है? और फिर जो असेंबली के अंदर हुआ, क्या इसका असर अब जम्मू कश्मीर की स्टेट में भी दिखेगा? क्या अंदर वाले प्रोटेस्ट बाहर भी होंगे? ये बताइए। मेरा जाती अंदाजा ये है, एक तो आप बता रहे हैं कि कल क्या होगा, तो कल के बारे में मेरा अंदाजा है कि कल भी जो ही स्पीकर आएंगे, शुरू करेंगे, तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा जी, या इनमें से जो आप जिनको आप थर्ड फ्रंट का नाम दे रहे हैं, इनमें से कोई उठेगा और वहां पे हंगामा शुरू हो जाएगा, जो कुछ देर के लिए चलेगा और अल्टीमेटली वही एडजर्नमेंट्स। और ये पहली बार होगा बदकिस्मती की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर की कानून साज़ी की तारीख में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के तकरीर पर जो मोशन ऑफ थैंक्स पास हुआ करता है, जो एक रस्म है डेमोक्रेसी में, वो भी शायद पास नहीं होगा। और इसके लिए जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इस पे हंगामा कर रहे हैं। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये वहाँ पे वैसा होगा। जहाँ तक आपका ये कहना है कि इसका असर क्या पड़ेगा बाद में, मेरा जाती अंदाज़ा है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, जो डायमेट्रिकली अपोजिट लाइन्स पे इस वक्त हैं, ये दोनों अपने अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। बीजेपी मरकजी सरकार में है, सरकार चला रही है, मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है इस कंट्री में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है। इसी के हिसाब से उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो फुट लूज नहीं है। ये दोनों अपने अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करें, मतलब समझेंगे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को। इनकी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस पर जो शुक्रिया की तहरीक, मोशन ऑफ थैंक्स है, वो पास होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, अभी ये लोग या समझ नहीं रहे, या उनको ये लग रहा है कि जितना इस पर हंगामा हो जाएगा उतना हमारे लिए ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा न्यूसेंस का पोटेंशियल है उन लोगों के पास जो लोग वहाँ पे कैमरा के सामने बैनर लहराते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोर लॉयल दैन किंग दिखाना चाहते हैं कश्मीर के लोगों को। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ और मरकजी सरकार के साथ फ्रेंडलीज हैं, उनके साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इन्होंने 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज बनाई हैं इन टोटल वायलेशन ऑफ ऑल रूल्स इन द लास्ट 5 years। ये यहाँ पे हो, उन पे मेहरबानियां हैं मरकजी सरकार की और बीजेपी की लगातार। ये ऐसा नहीं है कि वो कोई यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि परमिशन है इस चीज़ का, आप लोग यहाँ पे कर लें, या उनको कोई रोक टोक वहाँ से नहीं है। इनमें बेशक एक पोटेंशियल है, लेकिन चूंकि ये लोग बड़ी तादाद में नहीं है, बिल्कुल इनकी तादाद बहुत ही कम है, 10% भी 5% भी नहीं है, तो इस वजह से इनका और इनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, बड़ी हद तक वो मुतासिर हो चुकी है। इनकी क्रेडिबिलिटी फॉर डिफरेंट रीजंस। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ लोगों का गम गुस्सा है कि उन्होंने बीजेपी को दूर रखने के लिए 2014 का इलेक्शन लड़ा और जीते और फिर बीजेपी के साथ मिल गए। कुछ बाज़ वजूहात की वजह से
और ये भी लोगों की नोटिस में है कि जो लोग हमें यहाँ पे बता रहे हैं 370 और रियासत की खुद मुख्तारी और खुसूसी हैसियत, वो शाम के बाद बीजेपी के लोगों के साथ होते हैं और उसके बाद उनकी मेहरबानियों की कोई लिस्ट इतनी तवील है कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत सॉफ्टली आपने बहुत हार्ड हिट कर दिया फयाज साहब। और वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि अभी शायद जो स्टेटहुड वापस नहीं आ रही, कुछ और एक्शन इलीगल प्रॉपर्टीज पे होने होंगे, उनमें शायद ये लोग भी शुमार हों और शायद अभी एंटी करप्शन ब्यूरो या NIA के कुछ छापे और हों। चलिए विकास जी, आपको लगता है कि जो असेंबली के अंदर हो रहा है ये सारा कुछ बाहर इसका असर दिखेगा? दीपक, इसका असर बाहर नहीं दिखेगा। पब्लिक समझदार है। ये जो लोग नौटंकी कर रहे हैं ये रेलेवेंस के लिए कर रहे हैं। लेकिन फयाज साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कल असेंबली को चाहिए, कल सब पार्टी को चाहिए एक वोट ऑफ थैंक्स LG के एड्रेस पे हो जाए और एक बारी लोगों को वो तो बनता है, ये तो उसी एक बारी लोगों को दिखा दीजिए कि आप सभ्य हैं, आप पढ़े हुए हैं, जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है, कम से कम उनके शर्म से ना झुकें और हमारी तरह वो ये ना सोच रहे हो कहीं गलती तो ना हो गई ये वोट डालकर। तो दीपक, बहुत बड़ी जिम्मेवारी इन लोगों पर है। ये इसके लिए नहीं आए। हाउस होता है डिबेट के लिए, सड़कें होती हैं लड़ाई के लिए। ये सड़कों पे डिबेट करते पाए जाते हैं और सदन में जो ये कर रहे हैं आप देख रहे हो, बहुत ही शर्मिंदा है जम्मू एंड कश्मीर। वो इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत की तो ये धज्जियां उड़ा ही रहे हैं, आप देख लो। तो क्या कहेंगे हम इस देश को? देश हम पे हंस रहा होगा। कम से कम उस जम्मू कश्मीर के लिए सुधर जाइए और एक्ट लाइक मैच्योर पीपल। पवन जी, आप क्या कहेंगे ये जो सब कुछ असेंबली में हुआ? एक तो कल का दिन का आपको क्या लग रहा है? जैसे फयाज साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि कल भी इसी तरह प्रदर्शन होगा। दूसरा, पवन जी, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नर का जो एड्रेस है उसके ऊपर वोट ऑफ थैंक्स का जो 2 दिन थे, एक दिन तो वेस्ट हो गया। अगर कल भी नहीं हो पाया तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि उनको हम ये थैंक्स भी नहीं कर पाए रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको क्या लगता है? देखिए, इस पूरे मामले पे स्पीकर ने जो आज लास्ट में कहा था वो बहुत मायने रखता है और मुझे लगता है कि कल विरोध तो होगा। देखिए, कल जब शुरू होगा विरोध तो होगा, लेकिन कल इतना ज्यादा शायद ना हो। और कल गवर्नर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो उसके ऊपर संबोधन है, जिसके ऊपर थैंक्स करना है, कल वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो आपने कहा ना कि जितना भी कुछ हुआ असेंबली के अंदर जितना भी कुछ हुआ, जो करने वाले थे उन्होंने अपनी अपनी असेंबली के लिए, जैसे मैंने कल कहा था, मैं भी खुश, तू भी खुश, ये भी खुश, वो भी खुश, मेरा शहर भी खुश। ये सिर्फ अपने अपने सेंटिमेंट्स लोगों के जो ग्रैब किए हुए हैं, ये उनको खुश करने की कवायद है। वरना सरकार का जो रेजुलेशन था उसे लेकर जो विरोध होना था वो हो चुका था और कल ही खत्म हो गया था। आज सिर्फ वही था कि मेरे आगे कोई ना निकल जाए। कल कोई निकल गया था, आज मुझे आगे निकलना है। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास डिस्कशन में। जाते जाते हम तो यही कहेंगे कि क्या ये वही जम्मू कश्मीर है जिसको नया जम्मू कश्मीर कहा जा रहा था और नए जम्मू कश्मीर की ओर आगे जाना था, मगर ये सब तो वापस पुराने की ओर लेके जा रहे हैं। इसीलिए गड़े हुए मुद्दों को उभार रहे हैं, मगर जनता सब जानती है, सब समझती है। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लौटेंगे तो जनता सवाल तो ज़रूर करेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये डिस्कशन बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत डिटेल डिस्कशन ही। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर फॉरवर्ड करिए ताकि लोग भी समझ पाएं कि आखिर हो क्या रहा है हाउस के अंदर। बहुत धन्यवाद।